Hello guys, in today's video we will understand the difference between spreader beam and lifting beam. हम उनके बीच में डिफरेंस को समझेंगे विजुअली एज वेल एज फ्रॉम द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी हम डिज़ाइन कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, वी विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो पहली बात हम करते हैं स्प्रेडर बीम के बारे में. पहले हम देखते हैं इनका लिफ्टिंग अरेंजमेंट होता क्या है. द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू इज बेसिकली ऑफ द स्प्रेडर बीम. ओके, दिस इज बेसिकली द अरेंजमेंट फॉर द स्प्रेडर बीम. एक मेरे पास वेट W है जिसको लोड है, बेसिकली वेट और लोड जिसको मुझे उठाना है. इसका COG इस पॉइंट पर है. अब क्या हो सकता है, इस वेट को उठाना है मुझे, तो मैं कैसे उठाऊंगा? एक सिंपल सा लॉजिक है. तो मुझे किसी चीज़ की मतलब क्रेन से मुझे उठाना है. तो मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो है ये मैंने लिफ्टिंग बीम ले रखा है. ठीक है, इससे मैं इसको उठा रहा हूँ. अब क्या है यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को ध्यान से देखना आप. देखो ये क्या है, इस वेट को पहले लिफ्टिंग बीम और इसके बीच में हमने स्लिंज को यूज़ किया है. और कभी कभार क्या होता है, ये स्लिंज होती भी नहीं है, मतलब ये नॉर्मली मैंने आज इसमें दिखा रखा है, यूज़ किया है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो आपका जो स्प्रेडर बीम है ये डायरेक्टली यहाँ पर भी अटैच हो सकता है थ्रू मैक्लो बार और सम अरेंजमेंट जिसके थ्रू हम इसको अटैच कर दें. तो इस केस में हम सिंपल ले रहे हैं कि ये मेरा जो है वेट और ये जो बीम है, ठीक है, मैं इसका फिलहाल बीम बोलता हूँ, इसके बीच में स्लिंज है. ये इस तरीके से अरेंजमेंट है. अब यहाँ से क्या है, जो आपका बीम है इसको भी मुझे फर्दर क्या है, यहाँ पे स्लिंज यूज़ की है, स्लिंज 1 एंड दिस वन इज स्लिंज 2. इन स्लिंज के को क्या किया है, यहाँ पे क्रेन रहेगी जो क्रेन इसको उठाएगी यहाँ पर. और ये जो स्लिंज है दीज आर एट डिफरेंट एंगल θ1 और θ2, मतलब इनमें स्लिंज फोर्सेस डिफरेंस होगी. तो स्प्रेडर बीम का अरेंजमेंट इस तरीके का है कि जो आपका बीम है, बीम और क्रेन के बीच में देयर आर स्लिंज. ओके, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना. तो ये एक विजुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. अभी इसके हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे. तो ये इसका अरेंजमेंट है स्प्रेडर बीम का. और एक और जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द लिफ्टिंग पॉइंट जहाँ पे क्रेन का हुक लग रहा है, दैट मस्ट बी इन सेंटर लाइन और इन लाइन, दैट मस्ट बी इन लाइन इन COG की लाइन से पास होना चाहिए वो. ये हमेशा ध्यान रखना डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, हर कहीं भी कुछ हो ये हमेशा ये होता है, नहीं तो देयर विल बी इम्बैलेंस ड्यूरिंग द लिफ्टिंग. ठीक है, टॉपल वॉपल कर जाएगा. ये चीज़ हो गई. ये आपका जो अरेंजमेंट है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रेन के हुक और इस बीम के बीच में क्या है, स्लिंज यूज़ हो रही है. दैट इज़ बेसिकली द स्प्रेडर बीम. अब एक हम दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं. सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या है, बीम है, ठीक है, बीम और ये वेट में उठा रहा हूँ. और यहाँ पे मान के चलो इसका COG इधर की साइड है, कहीं COG इधर है, उसी इन लाइन में लिफ्टिंग पॉइंट है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लिंज नहीं यूज़ कर रहा. जैसे पहले मैं क्या था, ऐसे करके स्लिंज यूज़ करके यहाँ से क्रेन से उठा रहा था, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा. यहाँ पे क्या है, क्रेन के थ्रू मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से मैं उठाऊंगा, क्रेन का हुक है इधर से मैं उठा रहा हूँ. तो क्या है, लिफ्टिंग बीम में अरेंजमेंट में क्या है, हमने कोई स्लिंज को यूज़ नहीं किया. हो सकता है ये बीम डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट होता, ठीक है, इंसर्ट होता यहाँ पर, और यहाँ पे क्रेन के हुक से हम इसको उठा सकते थे. जैसे अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे यू गटर वगैरह मैं दिखाऊंगा आपको, शायद विजुअली कभी दिखा सका तो मैं आई विल डेफिनेटली पोस्ट ए वीडियो कि कैसे लिफ्टिंग बीम काम करता है. ठीक है, तो ये दोनों का विजुअली डिफरेंस है. अभी विजुअली डिफरेंस के बाद हमें अब कैसे समझना है, अब हमको समझना है कि थ्योरेटिकल भी कैसे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम नहीं है. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि थ्योरेटिकली भी क्या क्या इसमें चीज़ें हैं. तो मान के चलो मैं इसको जूम करता हूँ इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट पर क्या है, एक फोर्स लग रही है, ये मान के चलिए. ये स्लिंज दोनों का एंगल क्या है, इसका θ1 एंगल है, इसका स्लिंज का क्या एंगल है, θ2. तो उसमें डिफरेंट फोर्सेज होगी, है ना. तो यहाँ पे मान के चलते हैं F1 फोर्स आ रही है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, यहाँ पे इस पॉइंट की, यहाँ पे मान के चलिए आप F2 फोर्स आ रही है. अब ये जो F1 F2 फोर्स एक एंगल पे है, ठीक है, तो इनका एक कंपोनेंट होगा एक F1x, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इधर भी क्या होगा, F2x, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दे विल बी द F1 वर्टिकल कंपोनेंट F1b, एंड दिस विल बी द F2v, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. और बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको पता है, थीटा एंगल पे कोई फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, F1 cos थीटा. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू F1 भी क्या होगा, F1 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. इसी तरीके से जो F2b है वो हो जाएगा F2 साइन थीटा, एंड दिस वन भी F2x इज इक्वल टू F2 कॉस थीटा. सिंपल सा मैथमेटिक्स है. ऐसे करके कोई फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट F कॉस थीटा एंड अनदर कंपोनेंट इज F साइन थीटा. एक सिंपल सा मैथमेटिक्स. आई विल नॉट गो डीप इनटू मच, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है इसलिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा बेसिकली ये
स्लिंज के अलोंग फोर्स लग रही है और उसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं। अब ये जो है देखो, ये लिफ्टिंग क्या है, लिफ्टिंग तो वेट में वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो जो F1B कंपोनेंट है ये ही यहाँ पे जो वेट है उसको ले रहा होगा, तो यहाँ पर भी एक F1B आ रहा होगा और यहाँ पर भी ये एक कंपोनेंट आ रहा होगा, F2B आ रहा होगा। मतलब जो वेट को उठाने का काम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, F1B प्लस F2B, F1V प्लस F2V विल बी इक्वल टू W, दे विल बी टेकिंग अप द मेन लोड। ठीक है, अब बचे कौन से भाई साहब बचे ये वाले F1x, F1 cos थीटा एंड F2x दैट इज F2 cos थीटा। अब ये दो कंपोनेंट बचे। अब ये क्या, एंगल भी डिफरेंट है तो इनकी वैल्यू भी बराबर नहीं है, तो देयर इज ए नेट कंप्रेसिव फोर्स इन द बीम। अब ये जो बीम है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, एक नेट कंप्रेसिव फोर्स, मतलब ये है, ये बीम की शेप है, यहाँ पर मैं देखूँ तो F1 एक्स आ रही है, एक F2 एक्स आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, ये दो फोर्स है ना, ये आपस में एक नेट कंप्रेसिव फोर्स बीम के अंदर आ जाएगी। मतलब जो स्प्रेडर बीम है उसके अंदर जो मेन कंसर्न वाली जो फोर्स है, दैट इज व्हाट इज द मेन कंसर्न फोर्स, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स इज द मेन कंसर्न, कंप्रेसिव फोर्स। तो उसका फेलर भी कैसा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जब इसके अंदर अलाउबल से ज़्यादा हो जाएंगे तो फेल हो सकता है। ठीक है, कंप्रेसिव फेलर में बकलिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो, सोम वगैरह पढ़ी हो, तो कंप्रेसिव फेलर जो होते हैं वो इसके अंदर होंगे बेसिकली। तो द मेन कंसर्न इन द केस ऑफ स्प्रेडर बीम इज बेसिकली द कंप्रेसिव फोर्सेज एंड द फेलर इज बेसिकली कंप्रेसिव इन नेचर। ये आपसे कोई पूछे स्प्रेडर बीम और लिफ्टिंग बीम में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहला तो डिफरेंस याद रखना, इन द केस ऑफ स्प्रेडर बीम द मेन कंसर्न इज कंप्रेसिव फोर्सेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिफ्टिंग बीम की। अभी जो लिफ्टिंग बीम है दोस्तों, ये बहुत सिंपल टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि डिफरेंट COGs का कहीं यहाँ पे था इक्वल नहीं है, तो ये फोर्स F1, ये F फोर्स लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर दिस फोर्स एज F। ठीक है, उसको नॉर्मल F फोर्स लिख देता हूँ मैं, दैट विल बी बेटर। दिस इज F, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ना वॉट एवर हैपनिंग ओवर देयर, कि यहाँ पर कोई फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस अलग है, तो देयर विल बी नेट मूवमेंट। जो भी फोर्स ज़्यादा होगी इसको घुमाने की ऐसे कोशिश करेगी, अब ये वाली फोर्स जो भी फोर्स ज़्यादा कम हो रहेगी उसके हिसाब से देयर विल बी ए नेट मूवमेंट एक्टिंग ओवर दिस। तो क्या करेगा, इस बीम को ना ऐसे, इसकी जो टेंडेंसी रहेगी, इस बीम को ऐसे करके देखा जाए, मैं ब्लैक से दिखाऊं, इस बीम को ऐसे करके बैंड करने की इसकी टेंडेंसी रहेगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी अलोंग द प्लेन फोर्स तो नहीं आ रही, मतलब उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स नहीं आ रही, पर लेटरल डायरेक्शन में इसके फोर्सेज आ रही है, दैट विल ट्राई टू बैंड। तो जो लिफ्टिंग बीम और स्प्रेडर बीम में जो मेन डिफरेंस है, इन द केस ऑफ स्प्रेडर बीम द मेन कंसर्न इज ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेज, इन द केस ऑफ लिफ्टिंग बीम द मेन कंसर्न इज ऑफ बैंडिंग। ठीक है, ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटरव्यू का एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेडर बीम एंड लिफ्टिंग बीम, तो ये ऐसे नहीं बताना कि इसमें सिरिंज लगाना है, इसमें लगाना है, यू हैव टू टेल लाइक ए प्रो, यू हैव टू आंसर like in the case of the spreader beam the main concern force is basically compressive force and in the case of lifting beam the main concern is bending। अब दोनों की हम डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अब डिज़ाइन मुझे करनी है, तो डिज़ाइन से पहले कुछ मुझे बेसिक, वो स्प्रेडर बीम हो या वो लिफ्टिंग बीम हो, डिज़ाइन से पहले कुछ फंडे हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जो वेट्स हमें पता होने चाहिए, पहला तो जो वेट है वो लिफ्टेड ऑब्जेक्ट वेट एंड COG, जो वेट मैं उठा रहा हूँ उसका वेट कितना है, कितने टन का है, 40 टन का, 50 टन का, 60 टन का है, उसका COG किधर है, ये मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद मैं जो रिगिंग यूज़ करूँगा, रिगिंग मटेरियल, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट वे में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रिगिंग की भी मैं कैलकुलेशन बताऊँगा आपको, नो डाउट, विल डेफिनेटली टेल यू। रिगिंग वेट मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्रेन है ना, क्रेन के पास तो जो वेट आ रहा है वो उसका पूरा, देखो रिगिंग ऐसा तो नहीं कि जो सिलिंज है बिल्कुल वेटलेस है, उसका भी खुद का वेट है, बहुत मजबूत होती हैं, बहुत तगड़ी सिलिंज होती हैं। ठीक है, तो उनका वेट है खुद का। तो जो क्रेन के ऊपर वेट आ रहा है वो सिलिंज का वेट आ रहा है, लिफ्टिंग बीम का वेट आ रहा है, या स्प्रेडर बीम का वेट आ रहा है, साथ में जो उठा रहा हूँ उसका भी लोड आ ही रहा है। और तीसरा है डायनेमिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये कह रहे थे फैक्टर जो हमें डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन लगता रहता है। तो बेशक दोनों की डिज़ाइन हो, तो हमें ये स्प्रेडर बीम हो या लिफ्टिंग बीम हो, दोनों के केस में हमें पता होना चाहिए। जब ये चीज़ हमें पता होगी उसके बाद हम आगे का फर्दर काम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करने का बीम का। अब दोस्तों, उससे पहले एक सिंपल सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि बीम स्लिंज एंगल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो स्लिंज एंगल है ना, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो ये अगर 30 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल ये वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी स्लिंज का जो
WWL होता है, ठीक है, जो वर्किंग लोड लिमिट होती है उसकी WLL, वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। मतलब मान के चलो 90 डिग्री पे अगर मैं सिलिंज को यूज़ कराऊँ तो वो 10 टन उठा सकती है, ठीक है। अब वो अगर 30 डिग्री पे खाली 5 टन उठाएगी, 45 डिग्री पे खाली वो 60 टन उठाई, मतलब 6-7 टन उठाएगी। तो क्या है, जैसे जैसे एंगल हमारा ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता है, ठीक है, सिलिंज की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, और जब 90 होता है तो मैक्सिमम होती है। तो सिलिंज एंगल मस्ट बी बिटवीन 30 डिग्री टू 90 डिग्री। जब सिलिंज एंगल 90 डिग्री होता है तब हमारी सिलिंज की 100% कैपेसिटी, जब 60 डिग्री तो 100 में से 14 माइनस कर दो, ठीक है, इतनी होती है। 45 डिग्री पे 60% के आसपास, 30 डिग्री पे 50% कैपेसिटी हो जाती है। मतलब जो अगर 90 डिग्री एंगल पे अगर 10 टन उठाता था तो 30 डिग्री पे कितना उठाएगा वो, 10 टन की जगह कितना, खाली 5 टन उठाएगा। 45 डिग्री पे कितना उठाएगा, 7 टन उठा पाएगा खाली। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो मैं एंगल भी बहुत रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि हम सिलिंज एक बड़े और अच्छी प्रॉपर कैपेसिटी के, पर एंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन स्ट्रेसेस हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्प्रेडर बीम की। स्प्रेडर बीम के अंदर क्या था, मेन स्प्रेडर बीम, सबसे पहले बात चली हमारी स्प्रेडर बीम की। तो उसके अंदर जो मेन स्ट्रेस था वो था कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स ओवर एरिया। ये आपके सामने स्प्रेडर बीम है, तो ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। फोर्सेज तो ऐसी लग रही होगी ना इस पर, कंप्रेसिव फोर्सेज जो F1x या F1x माइनस F2x जो भी लग रही होगी इस पर, F1x ले लो या F2x ले लो, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वो ऐसी लग रही होगी। तो मुझे सिग्मा कैसे निकालना है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स मेरा इसी तरीके से निकल जाएगा, इस फोर्स की वैल्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ द स्प्रेडर बीम। अब क्या होता है मेरे को दोस्तों, ये तो मैंने थ्योरेटिकल निकाल लिया, लेकिन जो मैं मटेरियल जिसका यूज़ कर रहा हूँ, माइल्ड स्टील या जो भी मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, स्प्रेडर बीम के लिए, बीम बनाने के लिए, उसकी भी एक अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो मुझे उसका एक सिग्मा अलाउएबल भी पता होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे स्लेंडरनेस रेशियो, उसके लिए एक चार्ट रहता है, उस चार्ट से हम उसको देखेंगे कि क्या है उसका। तो जो मेरा जो यहाँ पे जो निकला, ये सिग्मा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो मैंने फाइंड किया थ्योरेटिकल, उसको सिग्मा कंप्रेसिव अलाउ से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी कंसिडरेशन कर सकते हैं कि हमने कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना, उस हिसाब से हम करेंगे। अलाउबल स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होता है मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर अलाउबल स्ट्रेस, तो उसके हिसाब से भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो हमारा जो मेन चीज़ है स्प्रेडर बीम के केस में, जो सबसे मेन कंसर्न है वो तो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ऐसा नहीं है कि खाली कंप्रेसिव स्ट्रेस है मेजर कंसर्न है, लेकिन उसके अलावा और भी स्ट्रेसेस आते हैं, जैसे कि ये जो हम जिस लिफ्ट पॉइंट से उठा रहे हैं उसमें एक फोर्स लग रही है Fx, ठीक है, और वो एक क्या लग रही है, एक डिस्टेंस पर लग रही है, तो उसकी वजह से एक बेंडिंग मूवमेंट भी क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से भी हमें देखना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है हुक के डिज़ाइन के रिगार्डिंग, इसका मुझे एरिया बताना चाहिए। तो सिग्मा बेंडिंग क्या होता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई I/Y मैक्स, वो सेक्शन मॉडुलस होता है। तो वी हैव टू फाइंड, जैसे यहाँ पे M की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक्शन मॉडुलस तुम इसका निकाल ही लोगे बीम का, सिंपल सा केस है, जो भी इसका क्रॉस सेक्शन होगा उसके हिसाब से, और सेक्शन मॉडुलस हो गया, बेंडिंग मूवमेंट कितना हो गया, जो Fx इंटू H। इसी तरीके से इसमें जो फोर्स है डिफरेंट वो एक इंडिविजुअल फोर्सेस, शियर फोर्सेस के लिए भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये क्या है, मेन चेक हमें करना है कंप्रेसिव फोर्स के, लेकिन उसके अलावा बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो हमें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है एक जगह पास हो रहा हो लेकिन दूसरी जगह हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा क्या, आपको एक सिंपल सा मैं केस बोलूँ कि अगर बॉडी इस तरीके से है, इसकी सेंटर लाइन के अलोंग अगर लोड लग रहा है, ठीक है, पी लोड, ठीक है, कंप्रेसिव लोड, तो क्या होता है कि अगर सेंटर लाइन के अलोंग लोड रह रहा है तो ये खाली कंप्रेस करेगा। लेकिन अगर ये बॉडी ऐसी है और देयर इज लोड लग रहा है किसी असेंट्रिसिटी पे, पता नहीं कहाँ से पेन चेंज हो गया, अब जो लोड है वो ई डिस्टेंस पे लग रहा है, एक असेंट्रिसिटी पे, तो अब क्या होगा, ये कंप्रेस तो करेगा ही करेगा, साथ में एक बेंडिंग मूवमेंट भी हो जाएगा। तो उसको कहते हैं कंबाइंड स्ट्रेस चेक, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। हम तो मान लें कि भैया इसकी सेंटर लाइन ऐसी है बीम की, पर ये सेंटर लाइन कुछ अलग है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, लोड कहीं डिस्ट्रीब्यूट अलग हो गया, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ले लिया, लेकिन हो सकता है कि आई सेक्शन हो, तो उस केस में इसकी टॉर्शन भी हो सकता है इसका, तो हमें लेटरल टॉर्सन जो बकलिंग रहेगी वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये हम स्प्रेडर बीम की डिज़ाइन की बात कर रहे थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी क्या बोलते हैं लिफ्टिंग बीम की, तो लिफ्टिंग बीम में कंप्रेसिव वाली चीज़ तो नहीं आएगी लिफ्टिंग बीम के अंदर, लेकिन होंगे, देखो हमें चेक वो करना है, पर दिस विल बी नॉट कंसर्न होगा, वहाँ पे भी सेम चीज़ कैलकुलेशन करनी है, पर ये मेन कंसर्न नहीं होगी। वहाँ पे जो लिफ्टिंग बीम के केस में क्या होगा, जो मेन कंसर्न होगी इस कंप्रेसिव स्ट्रेस की जगह, जो मेन कंसर्न होगा लिफ्टिंग बीम के केस में, मैं अगर आपको समझाऊँ तो उसके केस में मेन कंसर्न क्या होगा, अपना बेंडिंग स्ट्रेस इन द केस मुझे इसका पूरा ये जो F एक फोर्स लग रहा था, ये ऊपर की साइड F फोर्स जो लग रहा है, एक F1 फोर्स जो है
F2 है, इसका पूरा मुझे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा और हर सेक्शन का मुझे बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर उसकी लिमिट ऐसा तो नहीं है कहीं से बैंड होना चालू हो जाए। वी हैव टू चेक फॉर द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका बना के मुझे चेक करना पड़ेगा। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना सिंपल है, 100 में सकता हुआ और हर जगह एक ही वही फॉर्मूला लगता है M/I = सिग्मा/y और उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ हैं इसमें भी वही रहेगा, कंबाइंड स्ट्रेस हमें करना है, लेटरल टॉर्सन बकलिंग हमें चेक करना है, शियर स्ट्रेस हमें चेक करना है। तो दोस्तों जो मेन चीज़ है हमेशा याद रखना, इन द केस ऑफ स्प्रेडर बीम द मेन कंसर्न इज द कंप्रेसिव फोर्सेज, इन द केस ऑफ लिफ्टिंग बीम द मेन कंसर्न इज बेसिकली बेंडिंग। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल कीप पोस्टिंग सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग लिफ्टिंग एंड रिगिंग एज वेल एज अदर टॉपिक्स, ठीक है। होप यू लाइक दिस लेक्चर, कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।